बच्चों, आप भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ेंगे। ये परावर्तन तथा अपवर्तन एक प्राकृतिक घटना है प्रकाश से संबंधित। तो प्रकाश क्या है, सबसे पहले यही देखेंगे। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, एक विकिरण ऊर्जा है जो हमारे नेत्र की रेटिना को संवेदित करती है। संवेदित करने का मतलब ये है कि जब प्रकाश इस नेत्र पर पड़ता है तो संवेदित होने के नाते ही हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये होगी प्रकाश की डेफिनेशन। प्रकाश के बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे सूर्य है, तारे हैं, टॉर्च है, कैंडल है। इन सब से प्रकाश उत्पन्न होता है, ये सब प्रकाश के स्रोत हैं। तो प्रकाश जब किसी से निकलता है, किसी जो है प्रकाश के स्रोत से, तो वह एक विकिरण के रूप में निकलता है और वो सीधे आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। उसे हम प्रकाश पुंज कहते हैं। तो इसको हम किरण के रूप में दर्शाने के लिए हमें पढ़ चुके हैं कि प्रकाश किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। तो हम प्रकाश पुंज को किरण के रूप में दर्शाते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। ये एक प्रकाश की किरण है। अगर हम इस तरह से दिखा रहे हैं, ऐसे ये सभी प्रकाश की किरणें हैं। प्रकाश का एक पुंज है और ये सब पुंज में प्रकाश की किरणें हैं और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर पड़ती है, जैसे ये बोर्ड एक चमकीली सतह है, इस पर अगर प्रकाश पड़ती है, उधर से प्रकाश आ रहा है तो इस पर टकराएगा और इसका अधिकांश भाग टकरा करके वापस लौट आएगा। इसी घटना को हम लोग कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन डिफिनेशन के रूप में, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उस सतह से टकरा कर वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। नियम नंबर 1 क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक फिगर बनाया गया है। इस फिगर में देखिए, ये M1 और M2 एक परावर्तक तल है या एक चमकीला तल है। यहाँ पर जब भी कोई प्रकाश आएगा तो इससे टकराकर वापस लौट जाएगा। इस कारण से इस वाले तल को, इस वाले सरफेस को हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तक तल कहेंगे। यहाँ पर एक प्रकाश की किरण, ये वाली PQ, ऐसे इस तल की जो है तिरछे आ रही है, यानी कि तिरछा आपतित हो रही है, तो इसे कहेंगे PQ को आपतित किरण। और ये टकरा करके जो लौट रही है इसे हम कहेंगे परावर्तित किरण। जो हो गई PQ आपतित किरण, और ये कौन सी हो गई, परावर्तित किरण। और ये M1 M2 पर NQ अभिलंब है, M1 M2 पर NQ अभिलंब है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। ठीक है। तो ये नाम हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये क्या हो गया, अभिलंब। और ये Q वाला पॉइंट आपतन बिंदु कहलाएगा। ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए, इसका जो कहना है कि आपतित किरण PQ क्या है, आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण QR तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये आपतन बिंदु है, उस पर ये क्या है, लंब है। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल का मतलब समझें, एक ही तल का मतलब होता है, जैसे ये बोर्ड क्या है, एक तल है, तो बोर्ड के तल में हमने किरण लिया हुआ है PQ। जब ये टकराएगा इस तल पर तो इसी के प्लेन में इसको वापस जाना होगा, यानी कि PQ और ये QR तथा कौन, NQ, ये तीनों किस प्रकार से हैं, ये तीनों एक ही तल में हैं। एक ही तल का मतलब इस समय किसके तल में है, बोर्ड के तल में है। बोर्ड के प्लेन में ये तीनों हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम है क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो PQN ये कौन सा कोण है, आपतन कोण, और ये NQR ये परावर्तन कोण है। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कोण I है वो किसके बराबर होगा, कोण I किसके बराबर होगा, कोण R के बराबर होगा। ये सब प्रूव्ड है, ये सब वेरीफाइड है, जो नियम आपके बनाए गए हैं। पहले प्रयोग करते हैं, फिर इसके बाद प्रयोग जब सिद्ध हो जाता है तो उसका फिर हम लोग नियम बना लेते हैं। इस तरह से परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक है। ये जो कोण लिया जाता है वो कहाँ से लिया जाता है, इसको भी ध्यान दे दें एक बार। कोण हमेशा अभिलंब से लिया जाता है।
ये जो किरण आपकी तिरछी गिर रही है उसका हमने जो कोण लिया हुआ है, एंगल लिया हुआ, कहाँ से लिया हुआ है? अवलंब से। अवलंब से अगर आप इधर और इधर डालेंगे और तिरछा डालेंगे तो आपतन कोण और बढ़ जाएगा, और तिरछा डालेंगे तो आपतन कोण और बढ़ जाएगा। अगर आपतन कोण बढ़ेगा तो कौन बढ़ जाएगा? परावर्तन कोण बढ़ जाएगा। अब अगर हम आपतन कोण को 0 डिग्री कर दें, कितना कर दें? 0 डिग्री कर दें, इसका मतलब हमने प्रकाश की किरण को कहाँ डाला हुआ है? अवलंब पे डाला हुआ है। तो अगर आपतन कोण 0 डिग्री हो जाएगा तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपतन कोण या परावर्तन कोण कहाँ से लिया जाएगा? अवलंब से लिया जाएगा। ठीक। तो इस तरह से आपका हो गया प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब एक चीज और समझते हैं, प्रतिबिंब। इसे मिटा देते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है? जैसे कि हम दर्पण में देखते हैं जब, तो हमारा चेहरा हमें उसमें दिखाई पड़ता है, उसी का नाम क्या है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब को समझने के लिए देखिए, मान लीजिए ये कोई एक बिंदु है, कोई पॉइंट है। अगर इससे कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर पड़ेगी, यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण जब किसी चमकीली सतह पर पड़ेगी तो टकरा के क्या होगा? वापस लौट आएगी। तो मान लेते हैं कि एक चमकीली सतह इसके सामने है, ठीक है। अब प्रकाश की किरण जब इस बिंदु से चलेगी, मान लीजिए बिंदु का नाम है O, यहाँ से जब प्रकाश की किरण इस सतह पर पड़ेगी तो टकरा करके उसका अधिकांश भाग वहाँ से वापस लौट आएगा। तो इसमें प्रतिबिंब क्या है जरा देखिए। ये जो बिंदु O है इसका नाम क्या है? वस्तु। ये क्या चीज है? वस्तु है। और चूंकि बिंदु की तरह है तो इसका नाम दे देते हैं क्या? बिंदु वस्तु। ठीक है। अगर ये बिंदु की तरह है तो इसका नाम होगा बिंदु वस्तु है। यहाँ से मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण ऐसे गई और एक प्रकाश की किरण ऐसे गई, ठीक है। 2 किरणें लिया हमने, एक ये लिया और एक ये लिया। तो इसका नाम दे देते हैं O A और इसका नाम हो जाएगा O B, ऐसे। अब ये यहाँ से यहाँ गई, O A किरण हो गई और ये कौन हुई? O B। इस तल पर तिरछी पड़ रही है तो क्या होगा? परावर्तन के नियम के अनुसार ये प्रकाश किरणें यहाँ से टकरा कर वापस लौट आएंगी। इस पर हम डाल देते हैं ऐसा एक अभिलंब, ऐसे। अभिलंब जब हम ड्रा करेंगे तो ये आपतन कोण हो जाएगा और टकरा के जो लौट जाएगी तो उसका नाम होगा परावर्तन कोण। तो हमें पता भी है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये प्रकाश की किरण ऐसे ऐसे लौट जाएगी, इस तरह से लौट जाएगी। अगर ये प्रकाश की किरणें ये टकरा कर वापस आ रही हैं, अगर हमारी नेत्र में ये पड़ेंगी तो हमें वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देगा। कैसे पड़ेगी? मान लीजिए नेत्र में हमारी किरणें पड़ रही हैं तो हमको ये भी पता है कि प्रकाश किरणें हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं। अगर ये किरण आ रही है और हम इसे देख रहे हैं तो हम देखेंगे कि ये किरण कहाँ से आ रही है। हम इसको ऐसे पीछे बढ़ाएंगे और इसको भी क्या करेंगे? ऐसे पीछे बढ़ाएंगे। तो हमें लगेगा कि ये किरण जो है इस बिंदु से होकर के आ रही है, इस वाले से। और इस बिंदु का नाम क्या रख देते हैं? O' रख देते हैं। जब ये दोनों किरणें हमारे नेत्र में पड़ेंगी तो हम हमारा नेत्र इनको क्या करेगा? पीछे बढ़ाएगा, क्योंकि प्रकाश किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। जब पीछे बढ़ाएगा तो उसको लगेगा कि ये किरण कहाँ से आ रही है? O' से आ रही है। तो जो O' है ये कहलाता है प्रतिबिंब। तो ये किसका प्रतिबिंब है? O। इसी का नाम होगा। तो प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है? प्रतिबिंब की परिभाषा इस तरह से दी जाएगी, जो घटना घट रही है इसी से हम उसकी परिभाषा बनाएंगे। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलती हैं तो किसी परावर्तन से तल से टकराकर वापस होने के बाद जिस बिंदु से वापस होती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। इस तरह से हम क्या बना लेंगे? प्रतिबिंब की परिभाषा। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से होकर आती हैं, उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये जो प्रतिबिंब है
दो तरह का होता है। एक प्रतिबिंब होता है वास्तविक और एक प्रतिबिंब होता है आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब हम किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें, जैसे ये दोनों किरणें हैं, ये टकराई हैं और टकरा कर जब वापस हो रहे तो वास्तव में आए, ये ऐसे आती हुई प्रतीत ना हो, वास्तव में आ रही हो, तो ऐसे प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। और जब केवल आती हुई प्रतीत हो रही हो, जैसे अभी दिखाई दे रहा है कि ये वाली किरण कहाँ से आती हुई लग रही है आपको? वो डैश आ रही है। तो इस तरह से जब आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को इसी तरह लाइनों से बढ़ाते हैं और आभासी जो प्रतिबिंब होगा उसको डॉट लाइनों से हम दिखाते हैं कि यहाँ से आ रही है। कारण ये है कि हम जानते हैं इधर जो है प्रकाश किरण इधर तो जा नहीं सकती है, तो अगर इधर जा नहीं सकती है तो उधर से आती हुई प्रतीत हो सकती है, क्योंकि उधर जा नहीं सकती रियलिटी में। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला प्रतिबिंब कैसा हुआ? आभासी में। ठीक है, तो दो तरह के प्रतिबिंब हो गए, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। इसके बाद जो है प्रतिबिंब आपने समझ लिया है, इसके बाद हम समझेंगे गोलीय दर्पण। जो दर्पण होता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के माध्यम से ही बनाया जाता है। तो सबसे पहले जो आप पढ़ेंगे इसके बाद में वो होगा गोलीय दर्पण। देखिए वो चीज़ क्या है। गोलीय दर्पण है क्या? कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, उसी को हम क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण। जैसे मान लीजिए कि ये जो है ये कांच का एक खोखला गोला है, ये कांच का एक खोखला गोला है और ये वाला जो पॉइंट है, हर गोले के पास एक केंद्र होता है, तो ये क्या है? गोले का केंद्र है, सेंटर। सी से लिखिए हमने। तो अगर हम इसे एक तल पर पॉलिश कर दें, इसे एक तल पर पॉलिश कर दें, एक तल पर पॉलिश करने का मतलब ये है कि इसके पास दो तल होते हैं। कोई भी सरफेस होता है, कोई भी है, जैसे मान लीजिए कांच का खोखला गोला है तो इसके पास दो तल होंगे, कौन कौन सा? एक बाहरी वाला और एक भीतरी वाला। तो हम इसे अगर किसी एक तल पर पॉलिश कर दें, चाहे बाहर से पॉलिश कर दें ऐसे, यहाँ पर देखने उभरे हुए तल से पॉलिश कर दिया है, अगर चाहे तो हम लोग कहाँ से कर सकते हैं? इधर दबे हुए तल से हम लोग उसको पॉलिश कर सकते हैं ऐसे। ये पॉलिश का सिंबल है, ऐसे हमने इसको पॉलिश कर दिया। अब इसी का नाम होगा गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण है क्या? कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, उसी का नाम क्या है? गोलीय दर्पण है। अब अगर हम काट दें यहाँ से, ये वाला पोर्शन इसको हमने लिखा M1 और इसको हमने लिखा M2, तो पूरा जो M1 और M2 है यही क्या है? परावर्तक तल है। यहाँ पर इधर से आपने पॉलिश किया हुआ है, तो जिधर से आप पॉलिश करेंगे वो वाला तल कैसा हो जाएगा? यहाँ पर पॉलिश हो गया तो इधर वाला तल कैसा हो जाएगा? परावर्तक हो जाएगा, क्योंकि इधर से क्या है? पॉलिश है, लाइट यहाँ पर आएगी, टकराएगी और वापस हो जाएगी। तो अंदर वाला जो तल है, दबा हुआ तल, ये कैसा हो जाएगा? परावर्तक। जब बाहर तल पर पॉलिश करेंगे तो दबा हुआ तल परावर्तक होगा, और जब इधर वाले दबे हुए वाले तल पर पॉलिश करेंगे तो उभरा वाला तल परावर्तक हो जाएगा। पॉलिश किसकी करते हैं? पॉलिश करते हैं हम लोग चांदी की। इस पर क्या करेंगे? ऐसे चांदी की पॉलिश कर देंगे और उसके ऊपर रेड ऑक्साइड का पेंट लगा देंगे। अब इसी का नाम होगा दर्पण, गोलीय दर्पण। तो ये गोलीय दर्पण जो होता है देखेंगे कि दो तरह का होता है। एक प्रकार से ये हो गया जब आपने पॉलिश किधर किया बाहर, और एक प्रकार से ये हो गया जब पॉलिश किधर किया आपने अंदर की तरफ आपने किया। ये भी आप लिख सकते हैं M1 और ये क्या लिख सकते हैं इसको M2। M1 M2 क्या है? ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का परावर्तक तल है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो परावर्तक तल है इसे हम कहते हैं दर्पण का द्वारक भी कहते हैं। ठीक है, M1 M2 दर्पण का क्या है? द्वारक है। तो इस गोलीय दर्पण को अगर आप देखेंगे तो दो तरह का गोलीय दर्पण हो गया, एक प्रकार का ये और एक प्रकार की ही। इस पहले वाले प्रकार को हम लोग कह सकते हैं अवतल दर्पण,
और दूसरे वाले को क्या कह सकते हैं? उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का, एक अवतल और एक उत्तल। अवतल दर्पण किसे कहेंगे? अवतल दर्पण उसे कहेंगे जब पॉलिश उभरे हुए तल पर हो और परावर्तन किधर से हो? दबे हुए वाले तल से हो, तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण। जब पॉलिश दबी हुए तल से हो और परावर्तन उभरे तल से हो तो उसे कहेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। तो 2 प्रकार का दर्पण होता है, ठीक है। अब ये जो दर्पण है, चाहे उत्तल दर्पण लिया जाए चाहे अवतल, कुछ परिभाषाएं इससे संबंधित हैं। गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं जिसे समझ लेना जरूरी होता है। और दर्पण का काम क्या है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना। तो देखिए इसकी परिभाषाएं कुछ हैं जो समझ लें। पहले दर्पण बना लेते हैं। क्या अगर एक दर्पण हमने ऐसे बना लिया और इधर की तरफ पॉलिश हमने कर दिया, ये पॉलिश का सिंबल है जो धार लाइनें खींची जा रही हैं, इससे भी ये पता चलेगा कि इधर की तरफ में पॉलिश है, ठीक है। तो ये वाला तल कैसा है? परावर्तक है। इसका नाम क्या है? एक तल इधर M1, इसका नाम क्या है? M2। आपको पता है कि ये गोले का एक भाग है तो इसका एक केंद्र भी होगा। जो केंद्र होगा वो मान लेते हैं यहाँ पर है और इसको किसे लिखा हमने? C से लिखा, ठीक है। तो इसकी परिभाषाएं क्या हैं? सबसे पहले दर्पण का द्वारा। तो दर्पण का द्वारा क्या है? कि जो परावर्तक तल है M1 M2, परावर्तक तल क्या है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो परावर्तक तल का व्यास ही दर्पण का द्वार कहलाता है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? ध्रुव लेते हैं, ध्रुव, इसको हम लोग इसमें पोल कहते हैं। तो ध्रुव क्या है? ये परावर्तक तल का M1 M2 परावर्तक तल है और इसका मध्य बिंदु, इसी का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। तो मध्य बिंदु कहीं मध्य में ही पड़ेगा, इसके यहाँ पर है, मान के पड़ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ध्रुव। इसे लिखेंगे इसे। इसके बाद ये नंबर 1 हो गया और ये नंबर 2, और इसके बाद में तीसरा पॉइंट वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या है? जैसे ये यहाँ पर C क्या है? वक्रता केंद्र ही है। तो परिभाषा क्या होगी कि गोले का ही एक भाग है, गोले के उस केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, गोले के उस केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है, वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। ये हो गया वक्रता केंद्र। इसके बाद में वक्रता केंद्र के बाद में आ जाएगी मुख्य अक्ष। C और P को, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ही मुख्य अक्ष कहलाती है। तो अगर हम इसको मिला दें ऐसे, ये मिला दिया हमने, तो अगर इसे हमने मिला दिया तो अब इसका क्या नाम रखेंगे हम लोग? मुख्य अक्ष नाम रखेंगे, ठीक है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ये क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष इसलिए होता है कि वस्तु को हम लोग मुख्य अक्ष पर ही रखेंगे। यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, कहीं भी वस्तु को हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के बाद में आ जाइए फोकस कह सकते हैं इसे हम लोग, या मुख्य फोकस। इसको हम लोग F से लिखा करेंगे। तो फोकस क्या है इसे अच्छी तरह समझिए। ये हमारा मुख्य अक्ष है। अगर कोई प्रकाश की किरण इसी मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर आती है, ये जो वाली किरण है, ये वाली किरण किस प्रकार से है? मुख्य अक्ष के समांतर है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को
काटती है, उसी को कहते हैं मुख्य फोकस। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण है, ये वाली किरण ऊपर वाली। अगर ये टकराई तो टकरा करके सपोज करिए वापस हो रही है, तो वापस जब हो रही होगी तो होते समय ये मुख्य अक्ष के किसी बिंदु को काटेगी। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटेगी उसी बिंदु का नाम क्या होगा? मुख्य फोकस। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या हुआ? दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है उसी को हम लोग मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। अब अगर आप किरण यहाँ से डाल रहे हैं, मान लीजिए समांतर वाली किरण ऐसे है, तो ये इधर की तरफ ऐसे जाएगी और इस बिंदु को काटती ही जाएगी। और भी अगर आप किरणें डाल रहे हैं तो ये किरण ऐसे आएगी और टकराएगी और इस बिंदु को ऐसे काटते हुए जाएगी, ऐसे काटते हुए जाएगी। देख रहे हैं, जितनी भी किरणें समांतर आएंगी, जितनी भी किरणें समांतर आएंगी मुख्य अक्ष की, वो सब कहाँ मिल रही हैं? किसी एक बिंदु पर मिल रही हैं। जिस बिंदु पर मिल रही हैं उसी बिंदु का नाम है मुख्य फोकस। इसके बाद में फोकस दूरी। फोकस तो दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि यहाँ ये है ध्रुव और ये क्या है? मुख्य फोकस। तो ध्रुव से मुख्य फोकस तक के बीच की दूरी, यानी कि अगर ये दूरी लेनी है तो हमें कहाँ से कहाँ तक नापना पड़ेगा? इसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हमें नापना पड़ेगा। और इसी वाली दूरी का नाम क्या होगा? फोकस दूरी। इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया फोकस दूरी हो गई। इसके बाद हो गया एक और बच रहा है फोकस तल। एक प्रकार का ये तल है फोकस तल। फोकस तल क्या होता है इसको भी थोड़ा समझिए। देखिए ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं इसका क्या नाम है? मुख्य अक्ष नाम है। और अगर ये तल इस तरह से लिया जाए मुख्य अक्ष के लंबवत, एक तल हम ले जो मुख्य अक्ष के लंबवत हो और फोकस में से होकर के गुजरे। कहाँ से भी गुजरनी चाहिए? फोकस से होकर गुजरनी चाहिए। तो उस वाले तल को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस तल। तो ये वाला जो प्लेन देख रहे हैं इस वाले प्लेन का नाम क्या होगा? फोकस तल नाम होगा। अब ये तल है कैसे? मुख्य अक्ष के लंबवत है और मुख्य फोकस में से होकर गुजर रहा है। तो ऐसे ही तल को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस तल बोलते हैं। अभी आपने देखा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सारी प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर मिल रही हैं। उसी बिंदु का नाम क्या रखा गया? मुख्य फोकस रखा गया। अब क्या है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ना हो, ठीक है, एक दूसरे के समांतर हो परंतु मुख्य अक्ष के समांतर ना हो, वो इस प्रकार की अगर किरणें हैं ऐसी, अभी दिखा दर्पण बना दें, इसका नाम है M1 और इसका नाम है M2। और अब ध्यान ये C हो गया और ये C हो गया और ये कौन हो गया? F। ये फोकस है। और इसके जो लंबवत वाला तल होगा इसी का नाम क्या होगा? मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस तल नाम है। अगर किरणें ऐसी आ रही हैं दर्पण पर इस तरह से, ये किरणें एक दूसरे के समांतर हैं लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं, दर्पण पर ऐसे तिरछे इस तरह से गिर रही हैं, तो ये सारी किरणें क्या होंगी? ये इनका भी परावर्तन होगा लेकिन परावर्तित होकर के किसी एक बिंदु पर ये भी मिलेंगी। ये समांतर किरणें परावर्तित होकर के किसी एक बिंदु पर मिलेंगी। वो बिंदु क्या होगा? तो वो जो है फोकस तल पर, मुख्य यहाँ पे नहीं मिलेंगी, मुख्य फोकस पर नहीं मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी वो सारी किरणें? फोकस तल पर। जैसे ये वाली किरणें हैं ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी और ये ऐसे चली जाएगी। तो अब सारी किरणें कहाँ मिल रही हैं? फोकस तल के किसी एक बिंदु पर मिल रही हैं।
ठीक है। तो फोकस तल यही होता है कि अगर किरणें समांतर हों, ठीक है, एक दूसरे के समांतर हों और दर्पण पर इस तरह से गिर रही हैं तिरछी, तो वो कहाँ पर मिलती हैं? फोकस तल के एक बिंदु पर मिलती हैं। अगर आप इधर से डालेंगे तो यहाँ मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये है, एक परिभाषा और भी रह जा रही है, उसका नाम है वक्रता। तो वक्रता त्रिज्या क्या है? आप देखें, ये जो गोले का एक भाग ही है और ये गोले का क्या है? केंद्र है। अब बताइए, केंद्र से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक की दूरी गोले की त्रिज्या कहलाती है। तो ये वक्र पृष्ठ है, तो वक्र पृष्ठ की जो त्रिज्या होती है उसी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो चाहे आप यहाँ से यहाँ तक नाप लें, या फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक नाप लें, या फिर यहाँ से यहाँ तक नाप लें, सभी क्या है? वक्रता त्रिज्या, वक्र पृष्ठ की त्रिज्या, ठीक है। तो इस तरह से सारी डिफिनेशन आपकी पूरी होती है। इतना डिफिनेशन जो आपको पता होना चाहिए, सबका मीनिंग पता होना चाहिए। द्वारा क्या है इसमें? M1 और M2। ध्रुव को किससे लिख रहे हैं हम लोग? P से लिख रहे हैं। परावर्तक तल का मध्य बिंदु है, और ये क्या है? वक्रता केंद्र। C को हम लोग क्या बोल रहे हैं? वक्रता केंद्र, ठीक है। गोले को, उस केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है। और मुख्य अक्ष क्या है? C और P को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष है, ठीक है। इसे किसी और से नहीं लिख रहे हैं। मुख्य फोकस क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी का नाम क्या है? मुख्य फोकस है। और ये फोकस दूरी क्या है? P और F, ठीक है। ध्रुव और मुख्य फोकस तक के बीच की दूरी क्या है? फोकस दूरी। इसे किससे आप लिख रहे हैं? स्मॉल f से। फोकस तल क्या है? आप जानते हैं, मुख्य अक्ष के लंबवत तल। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाला तल क्या कहलाता है? फोकस तल कहलाता है। इसके बाद में क्या आ गया? वक्रता त्रिज्या, ठीक है। वक्र पृष्ठ की त्रिज्या, जिसका गोला एक भाग, जिसका ये भाग है दर्पण, या ये कह लीजिए वक्र पृष्ठ की त्रिज्या को ही क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ये सारी डिफिनेशन है, तो इतने आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यही है दर्पण से संबंधित जो है परिभाषा। ये दोनों के लिए है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो। अगर हम उत्तल दर्पण बढ़ा दें तो देखिए, उत्तल दर्पण के लिए पालिश किधर से करना होगा? दबे हुए तल से। ये वाला जो तल देख रहे हैं इधर वाला, ये कैसा तल है? दबा हुआ है। और आप यहाँ लिख देंगे M1 और M2, दबा तल हो गया। अब देखिए, गोले का केंद्र किधर है? दाहिने की बाएं? तो दाहिने साइड में है, यहाँ कहीं होगा। ये कौन हो गया? वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। और इसका जो मध्य बिंदु है वो क्या हो जाएगा? परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव हो जाएगा, ठीक है। और इसको जो मिलाने वाली रेखा होगी, उसी का नाम क्या होगा? मुख्य अक्ष हो जाएगा, ठीक है। वस्तु हम लोग, परावर्तक तल किधर है? इधर उभरा हुआ तल परावर्तक तल है। तो वस्तु हम लोग किधर रखेंगे? इधर दाहिने रखेंगे कि बाएं रखेंगे? किधर रखेंगे? दाहिने का मतलब इधर आप कह रहे हैं। वस्तु अगर आप इधर कह रहे हैं तो क्या इधर से परावर्तन होगा? परावर्तन तो उभरे तल से होगा आपकी बार। तो वस्तु किधर रखेंगे? बाईं तरफ रखेंगे। और इसमें किधर रखेंगे? इसमें किधर रखेंगे? इधर ही रखेंगे। तो वस्तु हमेशा किधर रहेगी? बाईं तरफ ही रहेगी। बात समझ रहे हैं? दाहिने तरफ रखेंगे तो उधर हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा, तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से वस्तु किधर रख रहे हैं? ठीक है। इधर देखिए, दाहिनी तरफ पालिश है, इधर भी क्या है? ये पालिश है। तो इस तरह से अब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो फोकस होगा, इस वाले दर्पण में फोकस किधर होगा? दाहिने की बाएं? इधर का तरफ दाहिना कहलाएगा, इधर क्या होगा? बायां। तो दाहिनी तरफ होगा, ठीक है। यहाँ रहेगा फोकस। इसके भी फोकस को अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो तो देखिए, जो हमने डिफिनेशन बताया है उसी के अकॉर्डिंग मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, है ना, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम समांतर किरण इस पर डालेंगे तो कहाँ से डालेंगे? इधर से डाल रहे हैं हम लोग किरण को। तो देखिए, मुख्य अक्ष की कैसी किरण है? ये
समांतर किरण है। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है, आपने उसमें देखा था कि आपने जब इसमें डाला था तो ऐसे गया था और ऐसे चला गया था, है ना। इसी का नाम आपने क्या कहा था, मुख्य फोकस। तो इसमें भी क्या होगा, ये प्रकाश की किरण जो है ऐसे टकराएगी जब, तो ऐसे लौट जाएगी इस तरह से। और जब आप इधर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ कहीं से आ रही है, यहाँ कहीं से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो जहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है उसी बिंदु का नाम क्या है, मुख्य फोकस। ठीक है, इसमें परिभाषा कैसे दे सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु का नाम क्या है, मुख्य फोकस। तो इसमें किधर चला गया मुख्य फोकस, दाहिनी तरफ चला गया, और फोकस दूरी भी उधर ही रहेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, फोकस दूरी। तो सब कुछ इसमें भी रहेगा। देखिए ये पी और सी क्या है, वक्रता त्रिज्या है, ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है, फोकस है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, फोकस दूरी है। ये दर्पण का क्या है, द्वारक है। सारी परिभाषाएं इसमें भी वही लागू होंगी। बस यही था कि इसमें क्या था, इधर की तरफ केंद्र पड़ रहा था, ठीक है, लेफ्ट वाले साइड में, और इधर किधर जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, ठीक है, ये भी जा रहा है, ये भी सब इधर पड़ रहा है, ठीक है। और वस्तु को हमेशा किधर रखना आपको, ठीक है, इस तरह से ये दर्पण से संबंधित आपकी ढेर सारी परिभाषाएं हो गई। अब हम लोग जानते हैं कि दर्पण से प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो अगर दर्पण से प्रतिबिंब बनाया जाता है तो प्रतिबिंब बनाने के नियम भी हैं, ठीक है। उस नियम को जब हम पढ़ लेंगे तो हम प्रतिबिंब को बना सकते हैं। तो अगर दर्पण से प्रतिबिंब बनाना है तो प्रतिबिंब बनने के नियम हैं, वो 3 नियम जो है लागू किए गए, ठीक है। तो उसे भी समझ सकते हैं। तो इसके बाद हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, ठीक है। तो अब ये नियम जो है हम लोग कल पढ़ेंगे, उसके बाद जो है आगे समझाया जाएगा, ठीक है।